तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 का फिजिक्स का। ये चैप्टर 3 है और चैप्टर का नेम है मोशन इन प्लेन। क्या नाम है? मोशन इन प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में ये देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्या होता है। फिर ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर, कोई वेक्टर को अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, हम लोग कैसे एडिशन यानी जोड़ते हैं और सब्ट्रैक्शन यानी घटाते हैं, दो वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं और उसका ग्राफिकल मेथड समझेंगे। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझेंगे, यानी वेक्टर को हम लोग 2-3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, एक वेक्टर का कौन से पार्ट में क्या इफेक्ट मिलता है वो समझेंगे। कैसे हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं और उसका एनालिटिकल मेथड यानी उसका क्या फार्मूला होगा, कैसे वो फार्मूला आएगा, इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोगों का 1 से लेकर के 6 तक का जो टॉपिक है, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी बुक को डिस्प्ले करके पढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि फिजिक्स का बुक को एनसीईआरटी पढ़ता है नहीं, जबकि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी और फिजिक्स का जो फोबिया यानी डर है वो खत्म होने लगेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है और एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या बातें बताया गया। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो स्केलर और वेक्टर्स किसे बोलेंगे, तो फिजिक्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं क्वांटिटीज को, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्लासिफाई यानी ग्रुप में बांट सकते हैं एज ए वेक्टर और स्केलर, यानी स्केलर में और वेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर का, जो बेसिकली डिफरेंस है, जो अंतर है वो ये है कि एक में डायरेक्शन होता है, आ रहा समझ में, एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्शन जुड़ा हुआ होता है, और एक में डायरेक्शन नहीं होता है। जिसमें डायरेक्शन जुड़ा हुआ होता है वो वेक्टर कहलाता है और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर कहलाता है। समझ पा रहे हैं? ये बेसिक डिफरेंस है। जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होगा, मतलब जैसे अगर हम आपको बोलें कि हम लिखते हैं 2 kg, तो क्या इसको आपने कोई डायरेक्शन समझ में आ रहा है? हमको एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर किए, किसी का मास को मेजर किए, 2 kg आया, तो इसमें कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो ये स्केलर हो गया। क्या हो गया? स्केलर हो गया, क्योंकि ये कोई डायरेक्शन नहीं बताता है। लेकिन यही अगर हम लिखते हैं 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट के तरफ यानी पूरब के तरफ 2 मीटर, अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरब के तरफ 2 मीटर गया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो इसका मैग्नीट्यूड है कि कितना दूर गया है, 2 मीटर, और डायरेक्शन भी ये बता रहा है कि किधर गया है, तो ईस्ट के तरफ गया है। तो इसीलिए ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें वेक्टर जुड़ा, मतलब डायरेक्शन जुड़ा हो, वो वेक्टर कहलाएगा। आ रहा समझ में? अब जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी उसमें डायरेक्शन लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन उसमें डायरेक्शन है और आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलें ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर सिर्फ फोर्स, तो आप जब भी फोर्स लगाएंगे तो किसी डायरेक्शन में लगाएंगे, विदाउट डायरेक्शन कोई फोर्स लगाना पॉसिबल नहीं है। तो आप या तो किसी को ऊपर ढकेल रहे होंगे, या तो आप इसको लेफ्ट साइड, राइट साइड, या तो नीचे खींच रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे, और इसमें एक ना एक डायरेक्शन होगा अगर आप किसी को फोर्स लगा रहे होंगे तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ऑलरेडी होता ही है। समझ पा रहे हैं? तो वेक्टर और स्केलर का बेसिक अगर डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जिसमें होगा वो वेक्टर कहलाएगा और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो स्केलर कहलाएगा।
आगे जाकर के हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ में डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, उसमें डायरेक्शन है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन वो वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो वैसे क्वांटिटी को टेंसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंसर। ना तो वो स्केलर है और ना ही वो वेक्टर है, वो टेंसर है। अगर ऑप्शन में टेंसर है लिखा हुआ तब ये करेक्ट होगा आंसर, और अगर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ऑप्शन में आपका स्केलर है, वेक्टर है और कुछ अलग चीजें लिखा हुआ है, तो आपका स्केलर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर टेंसर लिखा हुआ है तो टेंसर आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था स्केलर और वेक्टर समझने के लिए, और ये चीज आप समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं फिर इसके बाद एनसीईआरटी में एक बात बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी को, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज both a magnitude and a direction and obeys the triangle law of addition or equivalently the parallelogram law of addition। यानी एक वेक्टर क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे जिसमें दोनों, बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वो ओबे करे यानी फॉलो करे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को। समझ पा रहे हैं? या फिर उसी के ही बराबर एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो करें। समझ पा रहे हैं? तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है? जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, दिख रहा है क्लियरली? ये क्या है? एक वेक्टर है, इसको हम नाम दे दिए वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर है बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा ये मिलेगा आर, और ये वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करने से मिला है। समझ पा रहे हैं? और अगर हम देखते हैं कि ए और बी को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलता है आर, वो सॉरी यहाँ पे प्लस लिखाएगा, ठीक है ना? कंफ्यूजन है क्या? तो ए प्लस बी से जो आर मिलता है और ये तीनों मिलकर के एक ट्राइंगल बनाता है। क्या बनाता है? ट्राइंगल। इसलिए हम इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलेंगे। लेकिन यही वेक्टर ए और बी को यूज करके मान लीजिए कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम वेक्टर ए के मतलब इसी डायरेक्शन में इतना ही लेंथ का एक वेक्टर यहां ड्रॉ कर देते हैं, और बी के लेंथ के बराबर और उसी डायरेक्शन में हम यहाँ एक वेक्टर बी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कि बी में ए को जोड़ें या फिर ए में बी को जोड़ें, ये मिल गया मेरा आर। तो यहाँ पे जो ए और बी को जोड़ने से आर मिल रहा है वही आर यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये ट्राइंगल बना रहा था और यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बना रहा है। ये दोनों एक ही तरीका है, दोनों में रिजल्ट, डायरेक्शन, लेंथ सब चीज सेम आएगा। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ, डायरेक्शन, ये दोनों में से चाहे तुम ट्राइंगल लॉ से ऐड करो या फिर पैरेललोग्राम से ऐड करो वेक्टर को, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। इसीलिए यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है इक्विवेलेंटली, मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक ही बात है। क्लियर है यहाँ तक? वेक्टर को अब यहाँ इसको पढ़िएगा, जैसे वेक्टर क्वांटिटी है कौन कौन, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जो चैप्टर 2 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां पे हम लोग इस चीजों को पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और आगे हम लोग फोर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे सबसे पहले एक बात एनसीईआरटी पढ़ते हैं अगर आप, तो आपको समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में जब कोई वेक्टर को लिखा जाता है, बुक में जब कोई वेक्टर को लिखा जाएगा
तो उसको बोल्ड कर दिया जाएगा। जैसे वेलोसिटी भी को यहाँ वेक्टर से दिखाया गया है, लेकिन इसको टाइप किया हुआ है बुक में, तो इसके लिए इसको क्या किया गया है, बोल्ड। अगर आप पढ़िएगा सेंटेंस को तो लिखता है टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज अ बोल्ड फेस टाइप इन दिस बुक। इस बुक में जो भी वेक्टर को बताया जाएगा कि ये वेक्टर है, उसको बोल्ड करके लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, बोल्ड करके लिखा रहेगा। अ वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल v। एक वेलोसिटी वेक्टर v को हम लिखेंगे, लेकिन वो वेक्टर है इसलिए इसको बोल्ड करके लिखेंगे। सिंस बोल्ड फेस इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस व्हेन रिटन बाय हैंड, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तो किसी भी सिंबल को बोल्ड करना डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं होता है। इसीलिए अ वेक्टर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो प्लेस्ड ओवर अ लेटर। तो हाथ से जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं तो उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, क्योंकि हम इसको बोल्ड नहीं कर पाएंगे हाथ से लिखते टाइम, और डिफिकल्ट होगा वो। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो वेक्टर को जब हम हाथ से लिखेंगे तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे, और अगर कहीं पे टाइप करेंगे तो हम उसको बोल्ड कर देंगे, और ये दोनों एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है यहां तक? अब है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे मान लो कि हम वेक्टर लिखते हैं v इक्वल टू, वेक्टर v इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, मान लो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो यहां पे 3 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ इसका डायरेक्शन है। क्लियर है? लेकिन यहां पे जो 3 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ इसका डायरेक्शन है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग जो वेक्टर को है उसको मोड में रखेंगे। अगर हम मोड में रख दिए वेक्टर को तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम इसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो सिर्फ हम लिखेंगे 3 मीटर पर सेकेंड, कोई डायरेक्शन नॉर्थ वगैरह नहीं लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? या फिर अगर आप एरो नहीं दिए हैं तो आप सिर्फ इस तरीके से भी लिख दीजिए, उसके ऊपर एरो मत दीजिए, तो वो समझा जाएगा। एरो अगर आप देते हैं तो वेक्टर, एरो नहीं देते हैं तो वेक्टर नहीं है। आ रहा समझ में या कंफ्यूजन है? या बोल्ड करके लिखा हुआ है, जैसे यहाँ बोल्ड करके लिखा हुआ है और ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें मोड लग गया, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, अब कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है। समझ पा रहे हैं? या फिर आपको दिख रहा है या नहीं, शायद स्क्रीन में वो नहीं आ रहा है, हम इसको बढ़ा रहे हैं आगे। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिएगा। अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं ना, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजा, समझ के पढ़िएगा तो देखिएगा कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, जैसे अभी हम वेक्टर बताए थे कि अगर हम वेलोसिटी को लिखते हैं 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, तो ये तो वेक्टर हो गया। अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मोड में लिखेंगे, नहीं तो सिर्फ भी लिखेंगे और ये हो जाएगा सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड, कोई डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड जो किसी वेक्टर का होता है वो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है, और इसको मोड में लगा करके हम लोग दिखाते हैं। वेक्टर अगर लिखे हैं तो मोड लगाइए, नहीं तो जैसे देखिए बोल्ड किया हुआ है, जैसे ये बोल्ड किया हुआ है तो इसमें मोड लगाना पड़ेगा अगर बोल्ड किया हुआ है तो। अगर आप एरो लगाए हुए हैं तो मोड लगाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ भी लिखते हैं तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। समझ पा रहे हैं? ओके। जब हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड फेस में, कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बोल्ड फेस में अगर किताब में लिखेंगे तो, और अगर हाथ से लिखेंगे तो उसके ऊपर एरो लगा करके दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं? इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल ए, स्मॉल ए, पी, क्यू, आर ये सब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना रहेगा तो बोल्ड नहीं करेंगे, यानी उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। क्लियर है यहां तक या कंफ्यूजन है? अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इसको समझते हैं।
तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये पोजीशन है ए। ये ए पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन जहां पे कोई ऑब्जेक्ट पहले से था। कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहां बी पे पहुंच गया। समझ पा रहे हैं? ए से कहां पहुंच गया? बी पे। तो अगर हम इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो हमको इसके ओरिजिन से जो ए को मिलाएंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि कोई भी वेक्टर में एक होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो वो वेक्टर बनाता है। इनिशियल वाले को पहले लिखते हैं, फाइनल वाले को बाद में लिखते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? इसको हम लोग हेड भी बोल सकते हैं, सॉरी इसको टेल भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग हेड बोलेंगे। कंफ्यूजन नहीं आता? तो आखिर यहाँ पे अगर कोई इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऐसा मानेंगे कि वो स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से, जीरो से। कहां से स्टार्ट हुआ था? जीरो से। तो ये ओ जीरो से ए तक पहुंचा तो ये हुआ इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओ ए। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? आप इसको वेक्टर R1 भी लिख सकते हैं। और पहुंच गया कहां पे? बी पे। तो अब यहां से जो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा ये कहलाएगा ओबी वेक्टर और इसको आप वेक्टर R2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा? चला कहां से था? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल से फाइनल के बीच जो वेक्टर बनाएंगे ये कहलाएगा हमारा ए बी वेक्टर और ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर आप देखेंगे तो कोई बच्चा पहले, कोई लड़का ओरिजिन से चल करके ए पे गया तो उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था ओ ए। फिर ए से चल करके बी पे चला गया तो फाइनल इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ए बी। और बी पे पहुंचने के बाद इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर मिला वो है ओ बी। क्या मिला? ओ बी। ये तो जस्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो भी हम लोग देख रहे थे वही तो है ये, कि पहले ओरिजिन से ए पे गया पोजीशन वेक्टर ओ ए, फिर ए से चला गया बी पे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी और फाइनल पोजीशन मिल गया ओ बी। यानी ओ ए में ए बी को जोड़ेंगे तो ओ बी मिल जाना चाहिए। और नहीं, हम अगर ए बी निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ओ बी वेक्टर में ये ओ ए को इधर ले जा माइनस कर देंगे तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग पहले कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालने का यही तरीका है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लो यहां से तुम 3 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा था, कुछ देर के बाद तुम यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे चला गया तो तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 2 किलोमीटर। क्योंकि आप पहले से ही ऑलरेडी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़े थे और अब चले गए 5 किलोमीटर पे। 5 किलोमीटर पे तो आपने 2 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 5 में 3 माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा। तो यही फाइनल पोजीशन में इनिशियल को माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर की जहां पे पहले से वेक्टर प्रेजेंट है इनिशियली हम उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अगर फिगर जो एनसीईआरटी में दिया है उसके हिसाब से समझिएगा तो देखिए ये जो फिगर है 3.1, अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि इनिशियल पोजीशन है P। इनिशियल पोजीशन क्या है? तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया R जो O से P को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पे कोई खड़ा था, इस पाथ पे मूव कर रहा है, यहां पे खड़ा था तब हम बोले इनिशियल पोजीशन। अब ये यहां पहुंच गया P डैश पे तो अब इसका पोजीशन फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा R डैश। कोई दिक्कत? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा PP डैश। कोई दिक्कत क्या? तो आपको PP डैश वेक्टर कैसे मिलेगा? जब आप R डैश वेक्टर में माइनस करेंगे
आर को, ये फाइनल में ये इनिशियल को माइनस करेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं या कंफ्यूजन? अगर सपोज करो कि कोई आदमी जो है, ध्यान समझिएगा, ये तो बता रहा है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, P का पोजीशन वेक्टर OP, P डैश का पोजीशन वेक्टर OP डैश, इसी को आप R और R डैश से बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा P डैश। क्लियरली? फिर B फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ एंड डिफरेंट कोर्सेज ऑफ मोशन। यानी P पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट पहले था, वो पहले P से B गया, B से E गया, E से F गया, F से Q पे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट जो है, बेसिक डिफरेंस पता है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट A से मूव करके ऐसे यहां पहुंचा B पे, तो ये जो एक्चुअल पाथ है उसकी लंबाई कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है? और इसका जो शॉर्टेस्ट यानी सीधा जो रास्ता बनेगा ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो P से पहले B गया, यहां पे आया E पे, समझ पा रहे हैं? P से B यहां पे आया, B से E, E से F, F से Q पहुंचा। या फिर मान लो कि P से A आए, A से B जाए, B से इधर C चल जाए, फिर Q पहुंचे, या P से इधर D चला जाए, D से फिर Q आए। समझ में आ रहा है? किसी भी तरह से, किसी भी पाथ से अगर ये Q पे पहुंच रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ को बोलते हैं, सीधा यहां से P से यहां Q पहुंचेगा, और ये जो बन रहा है वेक्टर ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत क्या? ये रास्ता पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां तक में कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर अच्छे से समझ गए। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे क्या लिखता है, उसी चीज को जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही चीज अब यहां लिख रहा है। ध्यान से समझिएगा क्या लिख रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है? मान लो अगर दो पॉइंट के बीच कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम करके पहुंच रहा है A से B पे, तो ये हुआ पाथ लेंथ, यानी ये हुआ डिस्टेंस और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे साफ है कि जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि बहुत घूम करके पहुंचा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो छोटा होगा, यानी यहां पे डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, सीधा यहां A से चलना शुरू किया और B पे पहुंच गया, और कहीं पे भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सीधा गया, तो जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज बता रहा है यहां पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आइदर लेस होगा, या तो कम होगा डिस्प्लेसमेंट का लेंथ मैग्नीट्यूड, या तो इक्वल होगा पाथ लेंथ से, उससे छोटा कभी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? और मेरा मकसद ही है कि आप लोग पढ़िए और एनसीईआरटी को पढ़ के समझिए। रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना ज्यादा अच्छे से समझिएगा न्यूमेरिकल बनाना उतना आसान हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन भी समझना आसान हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। अब है कि दो वेक्टर को हम इक्वल कब कहेंगे? इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को हम इक्वल कब कहेंगे, या कोई दो वेक्टर इक्वल कब होगा? ठीक है? तो कोई दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या क्या जरूरत होगा? भाई वेक्टर में है क्या? वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड है यानी लेंथ है, और एक डायरेक्शन है। यही दो चीज तो है वेक्टर में। अगर किसी वेक्टर, कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है यानी लेंथ बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है, तो वो दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर में, कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों बराबर है,
तो वो दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए का लेंथ देखो और ये वेक्टर बी, दोनों का लेंथ देखो, मैग्नीट्यूड देखो दोनों का, तो ये बराबर है। और डायरेक्शन भी देखो तो वो भी बराबर है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो इस तरीके से जो वेक्टर ए है वो इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी का। समझ पा रहे हैं? अब नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे? अगर ये वेक्टर ए है, इसी के लेंथ के बराबर एक वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये माइनस वेक्टर ए कहलाएगा, यानी नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। कोई वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब हो जाएगा? जब उसका सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया जाए तो वो खुद का नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर ए और बी को हम लोग इक्वल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। जब वो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगा तभी हम उसको इक्वल बोलेंगे, नहीं तो हम इक्वल नहीं बोलेंगे। क्लियर है? और नेगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे जल्दी बताइए। नेगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे? जब मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, समझ में आ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड बी का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो वो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है यहां तक या कंफ्यूजन है? चलिए अब हम लोग देखिए यहां पे एनसीईआरटी के फिगर्स देखिए, सफिशिएंट चीजें वो बताया है, बस उसको समझना है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, क्योंकि बोल्ड करके लिखा है तो वेक्टर है ये, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है, तो वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी का। लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो बी और ए का लेंथ तो सेम है, लंबाई तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो यहां पे वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी होगा। समझ पा रहे हैं? घर में जाकर के वीडियो देखें और आप लोग बुक भी पलटिए, रिवीजन कीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो वेक्टर ए और बी हम लोग इक्वल लिखेंगे जब उसका लेंथ और उसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। अगर ये सेम नहीं होगा तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है यहां तक? चलिए अब है यहां से मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। जब हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? ए है। ठीक है, अगर ये वेक्टर ए है और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर हो जाएगा 2a, तो इसका जो लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड, वो डबल हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वो रियल नंबर से। अगर हम वेक्टर ए को हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? -3 से, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 टाइम हो जाएगा, मतलब जो ए का लेंथ था उसका 3 गुना लंबाई हो जाएगा इसका, और माइनस क्या करेगा? डायरेक्शन उल्टा कर देगा, ये हो जाएगा -3 है। क्योंकि वेक्टर में एक डायरेक्शन को, जिस तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते थे ना, जल्दी से बताइए, पढ़ते थे, तो अगर हम लोग यहाँ ऑरिजिन से लेफ्ट राइट साइड अगर एक्स को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। सेम वही चीज है वेक्टर में, अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लिए तो उसके ऑपोजिट को आप नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर को कोई कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड निकालो, या फिर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है।
समझ पा रहे हैं? कोई वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए -3 से और उसका मैग्नीट्यूड, या फिर a के मैग्नीट्यूड को -3 से मल्टीप्लाई किए, बात बराबर। लेंथ को 3 गुना कर देगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो लंबाई 3 टाइम हो गया है, और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो उल्टा हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या है बात एनसीईआरटी में। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से बताया एनसीईआरटी में कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसके लेंथ को डबल कर दिए और ये वेक्टर 2a हो गया। ये वेक्टर ए है, इसको -1 से मल्टीप्लाई किए तो लेंथ 1 से मतलब सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा माइनस होने के कारण। 1/-1.5 से मल्टीप्लाई किए तो लेंथ 1.5 टाइम्स और अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये था कि हम वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये तो समझ गए कि जब हम लोग किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कोई रियल नंबर से तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर रहेगा तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन ग्राफिकल मेथड। पहले ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं और दो वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करना मतलब दो वेक्टर को जोड़ना। मान लो कि ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, और ये वेक्टर ए में ये वेक्टर बी को ऐड करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो मिलेगा वेक्टर आर, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। लेकिन अब बताओ, ये बी का, ये जो बी वेक्टर है उसी के बराबर मैग्नीट्यूड, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये -b वेक्टर कहलाएगा। और जब हम इसको अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तब तो ये वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर a और माइनस वेक्टर b जुड़ करके ये मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये मिल जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। आया समझ में? यानी एक वेक्टर, यानी एक नेगेटिव वेक्टर को a में जोड़ेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो एडिशन हो जाएगा। या फिर जो बी वेक्टर है उसी का नेगेटिव वेक्टर लेकर के ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्शन। ये जो रिजल्ट मिलेगा मेरा आर डैश, ये मेरा आर डैश वेक्टर जो होगा वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग इसको डायग्राम या ग्राफ मेथड से समझने की कोशिश किए हैं। जैसे इसका फिगर्स देखते हैं। जैसे देखिए एनसीईआरटी में जो फिगर्स दिया है, ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, अलग अलग दिखाया। हमको इसको ऐड करना है तो पहले ए को ड्रॉ किया उसी डायरेक्शन में और उतना ही लेंथ, फिर बी को ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर बी था उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे, जितना लेंथ इसका था उतना ही लेंथ लेंगे। तो अब इस तरीके से वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड हो गया और ये a प्लस बी जोड़ करके आर दिया। क्लियर है या कंफ्यूजन है? नहीं। तो चलिए देखिए, अब आते हैं यहां पे। सबसे पहले हम ये वेक्टर b को ड्रॉ कर लिए, जिस डायरेक्शन में b था, b इसी डायरेक्शन में था ना। b का जो डायरेक्शन बुक में दिया है, आप बुक निकाल करके देखिए तो आपको समझ में आएगा क्लियरली। ये वेक्टर b है, उसी डायरेक्शन में वेक्टर b, फिर जिस डायरेक्शन में वेक्टर a था उसी डायरेक्शन में वेक्टर a को जोड़े, तो ये b प्लस a को जोड़े तो यहाँ पे वेक्टर r मिल गया। समझ पा रहे हैं? अब इसका लेंथ देखो, ये जो देखो इसका लेंथ और इसका डायरेक्शन देखो। समझ पा रहे हो? चाहे b में a को ऐड करो चाहे a में b को ऐड करो, यहां जो वेक्टर मिला उसका लेंथ, इसका लेंथ सेम है, इसका डायरेक्शन सेम है। यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b करो या वेक्टर b प्लस वेक्टर a करो, बात बराबर है, सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है यहां तक? अब इस फिगर को समझिए। ये वेक्टर a में ये वेक्टर b को जोड़ दिए तो ये मिल गया ए बी वेक्टर। क्लियर है? और इसमें वेक्टर c को जोड़ दिए तब क्या मिल गया? ये वेक्टर a प्लस बी, क्योंकि ये ऑलरेडी a प्लस बी था और उसमें c जुड़ गया, तब a प्लस बी प्लस c हो गया। समझ पा रहे हैं? अगर आप
ये वेक्टर बी है और ये सी है, ये दोनों को जोड़िएगा तो ये मिल जाएगा बीसी वेक्टर, और बीसी में ए को जोड़िएगा तो अगर मिल जाएगा एबीसी। क्या मिल जाएगा? यानी ए बी सी को आप किधर से भी जोड़िए, कैसे भी जोड़िए, आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो यही आएगा। यहां से यहां कर लेंगे तो समझ पा रहे हैं? यानी इसका मतलब ये एसोसिएट, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ मैथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी वेक्टर ए में पहले बी प्लस सी कर लो फिर ए को जोड़ो, या ए प्लस बी पहले करो फिर सी को जोड़ो। यानी बी में बी और सी बॉडमस पढ़े हो ना, पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड किए और उसमें ए को जोड़े, तब भी हमको मिला यही रिजल्ट, और ए और बी को जोड़ दिए फिर सी को जोड़े तब भी मिला यही रिजल्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? चलिए अब देखते हैं आगे क्या बताया है। अब जो है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या है, हेड टू टेल मेथड है। ये कैसा मेथड है? हेड टू टेल। जैसे ये एक वेक्टर है, जहां से शुरू हुआ इसको बोलते हैं टेल और लास्ट पॉइंट को बोलते हैं हेड। तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किया जाता है ट्रायंगल लॉ में। जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है, हम ए के हेड में वेक्टर बी को ऐड कर दिए, रिजल्ट जो मिला वो ए के टेल से बी के हेड तक आर मिला और ये एक ट्रायंगल बनाया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हेड टू टेल मेथड यूज करते हैं, समझ पा रहे हो? और यहां पे ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, वेक्टर ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, बात बराबर होगा। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है यहां तक? और ए बी को पहले जोड़ो, अगर तीन वेक्टर को जोड़ना है तो फिर सी को जोड़ो, या फिर बी और सी को पहले जोड़ लो फिर ए को जोड़ो, रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? और अगर किसी एक वेक्टर में, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर ए को जोड़ दोगे तो जीरो वेक्टर मिल जाएगा। इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर भी बोलते हैं, और इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए। ओके, अगर वेक्टर ए में ऐड करेंगे माइनस वेक्टर ए को तो जीरो वेक्टर मिलेगा। जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होता है। अगर किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड कीजिएगा तो वही वेक्टर मिल जाएगा, कोई चेंजेस। अगर कोई जीरो वेक्टर है और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी जीरो वेक्टर ही रहेगा, और किसी वेक्टर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब ये वेक्टर ए है और इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर दे देगा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? और आसानी से समझ में आना चाहिए। मेरा कोशिश ही यही है कि आप एनसीईआरटी को समझें, एनसीईआरटी को समझें, एनसीईआरटी को रटे नहीं। और एनसीईआरटी तो कोई रटेगा नहीं, नोट्स रखता है। ठीक है, देखिए ये वेक्टर ए को दिखाया है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसी के बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लेंगे तो वेक्टर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कि और क्या है आगे। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करेंगे, ए में बी को माइनस करेंगे तो हम वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ देंगे, जो यहां समझाने की कोशिश किया गया। ठीक है, जैसे देखिए ये वेक्टर ए है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ये वेक्टर क्या है, ए है। इस ए वेक्टर में अगर ये बी वेक्टर जुड़ता है तो ये रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ए प्लस बी कहलाएगा। लेकिन बी क्या उल्टा डायरेक्शन में उसी के बराबर अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं, सेम लेंथ बस डायरेक्शन अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी, और इसको अगर जोड़ेंगे तो ये ए माइनस बी कहलाएगा और रिजल्टेंट अब ये मिलेगा। यानी ये जो मिल रहा है हम लोगों को रिजल्टेंट वो ए माइनस बी करने से मिल रहा है, और ये जो मिल रहा है वो ए प्लस बी करने से मिल रहा है। समझ पा रहे हैं यहां तक? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं।
इस फिगर को समझिए। इस फिगर में ये बताने की कोशिश किया गया है कि आप वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से जोड़ो, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ो, बात बराबर है, एक ही है। ठीक है, जैसे देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में जो है वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ा गया था यहाँ पे, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, वेक्टर ए का टेल और बी का टेल दोनों एक जगह पे जुड़ेगा। समझ पा रहे हैं, ये टेल टू हेड टू टेल एडिशन नहीं हुआ। और ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, तो बी के ही इक्विवेलेंट हम यहाँ वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, ए के इक्विवेलेंट यहाँ वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, ए का यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, बी का यहाँ ड्रॉ कर दिए, ये एक पैरेललोग्राम का शेप ले लिया। और अब इसका जो डायगोनल है वही इसका ए और बी का सम कहलाएगा, यानी आर जो होगा वो ए प्लस बी कहलाएगा। यानी ए प्लस बी करो तब भी आर मिलेगा, बी में ए को जोड़ो तब भी आर मिलेगा, दोनों तरीके से रिजल्ट आएगा। समझ पा रहे हैं या कंफ्यूजन क्लियर है? तो यहां तक आप समझ चुके हैं। हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि जितना अभी हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़े, क्या इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स बनेगा। सिर्फ इतना से भी न्यूमेरिकल सेट होता है और इतना से भी न्यूमेरिकल बनता है। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ पाए यहाँ तक?